हेलो स्टूडेंट, यूनिट एंड डायमेंशन का ये लेक्चर नंबर 3 जिसके अंदर हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन का कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो डायमेंशन का 3 यूज है। पहला यूनिट कन्वर्जन में, दूसरा किसी भी फार्मूले के करेक्टनेस को चेक करने में, मतलब कोई सा अगर हमारे पास एक इक्वेशन है तो वो करेक्ट है या नहीं, इसको हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन की हेल्प से चेक कर सकते हैं। मतलब कोई सा इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये जो डायमेंशन की हेल्प से हम जो है चेक कर सकते हैं। ठीक। और तीसरा यूज जो है किसी भी फार्मूले को डिराइव करने में। अगर हमें कोई सा एक फिजिकल क्वांटिटी पता चल जाए कि एक फिजिकल क्वांटिटी किन किन अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस एक फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। तो देखिए यहाँ पे यूजेस ऑफ डायमेंशन को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कितने यूजेस है भैया यहाँ पे, तो देयर आर 3 यूजेस ऑफ डायमेंशन। 3 यूजेस ऑफ डायमेंशन। पहला, इन यूनिट कन्वर्जन। अगर अपने पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसका वैल्यू किसी एक सिस्टम में दे रखा है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट में दे रखा है, मान लो सीजीएस में दिया है तो उसको हम एफपीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एसआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी एक सिस्टम में दिए गए यूनिट को हम दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। ठीक। दूसरा यूज किसमें होता है, अभी इसके बारे में लिखेंगे, इस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा यूज कहाँ पे, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन। कोई सा एक गिवन इक्वेशन, कोई सा एक फार्मूला वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक। उसको हम किसके हेल्प से कर सकते हैं, तो डायमेंशन की हेल्प से चेक कर सकते हैं। ठीक। चलिए थर्ड है अपने पास टू डेराइव एनी इक्वेशन और फार्मूला। ठीक। इक्वेशन और फार्मूला। ठीक। वैसे करेक्ट कौन सा ज्यादा होगा, फार्मूला। ठीक। तो टू डिराइव एनी इक्वेशन और फार्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन वी कैन कन्वर्ट अ यूनिट इन अनदर वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। और एक अपने पास दूसरा यूज यहाँ पे है डायमेंशन का, वो है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं कि कोई सा इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। और तीसरा यूज है क्या चीज, टू डिराइव एनी इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को हम डिराइव कर सकते हैं, किसी भी फार्मूले को हम डिराइव कर सकते हैं, बस हमें क्या पता चल जाए कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी वो किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। तो ये अपने पास यूजेस ऑफ डायमेंशन। तो आइए पिक करते हैं किसको, यूनिट कन्वर्जन को। इनको मैं मिटाता हूं दोनों को। ठीक। और इसको लिखता हूं। चलिए देखिए यूनिट कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन we can convert the value of ठीक, we can convert the unit of a physical quantity from one system of unit to another system of unit ठीक। ये तो हो गया इसका इंफॉर्मेशन, इसके बारे में थोड़ा सा कि डायमेंशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम में कोई सा पर्टिकुलर एक सिस्टम ऑफ यूनिट में किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का तुम्हें वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है। तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में। ठीक। किसके हेल्प से, डायमेंशन की हेल्प से। कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मान के चलिए एक फिजिकल क्वांटिटी अपने पास है। ठीक। अगर अपने पास एक फिजिकल क्वांटिटी है और एक फिजिकल क्वांटिटी का एक सिस्टम में जो यूनिट है वो ये है। ठीक। मतलब उसकी जो वैल्यू है वो ये है एन यू। आपको पता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें दो चीज़ें तो कंपलसरी है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू
और एक क्या चीज यूनिट। ये दो चीज क्या है एकदम कंपलसरी है, ठीक है। अब एक फिजिकल क्वांटिटी है तो एक फिजिकल क्वांटिटी का एक सिस्टम है जो वैल्यू दिया है, ठीक, वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक, इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट इज इक्वल टू कितना n1u1, ठीक, n1u1। एक सिस्टम में जो वैल्यू है वो n1u1 है, किसकी, किसी फिजिकल क्वांटिटी की। और दूसरे में एंड इन another system of unit its value is n2u2। अब ये u1 और u2 क्या है, तो u1 और u2 है यूनिट, u1 और यूनिट है क्या चीज, यूनिट। एक सिस्टम में यूनिट u1 है और दूसरे सिस्टम में यूनिट क्या है u2 है, ठीक है। देखिए यूनिट भले अलग अलग हो पर डायमेंशन क्या होगा, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट भले ही अलग अलग है, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग होगा, लेकिन डायमेंशन क्या होगा, सेम। तो जो u1 का डायमेंशन है और जो u2 का डायमेंशन है ऑफ अ सिंगल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक, इसको यहां पे लिखू क्या, चलो लिख देता हूं, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक, ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विल बी इक्वल टू क्या चीज, u1 बराबर u2 बराबर जो भी इसका डायमेंशन रहेगा m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c, जो भी रहेगा वो u1 और u2 दोनों के लिए क्या रहेगा, करेक्ट। किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का, चाहे हम CGS में देखें, चाहे FPS में देखें, चाहे MKS में, चाहे SI सिस्टम में देखें, ठीक, अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है तो उस फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होगा वो सबके लिए क्या रहेगा, सारे सिस्टम्स में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये चीज आप जो है ध्यान में रखिएगा। अच्छा, यहां पे अगर u1 लिखेंगे तो u1 के लिए हम क्या यूज करेंगे, डायमेंशन दोनों में क्या है, सेम, पर यहां पे हम अभी क्या ले रहे हैं, m1 l1 और क्या चीज t1। u1 के लिए अगर यूनिट u1 है तो उसके लिए हम डायमेंशन m1 l1 और क्या लेंगे, t1, और अगर u2 है तो उसके लिए हम क्या लेंगे, m2 l2 और t2। अगर डायमेंशन mlt है, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c है, तो इसमें भी क्या होगा, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c ही होगा। पर यहाँ पे मैंने m1 l1 t1 और यहाँ पे m2 l2 t2 नीचे लिख दिया है, ठीक, याद रखिएगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पे तो ये आ गया अपने पास, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर फिजिकल क्वांटिटी होगी तो फिजिकल क्वांटिटी का क्या चीज, ऐसे मैं एरो बना देता हूँ, ठीक, फिजिकल क्वांटिटी में ये चीज तो सेम होगा, वैल्यू इसका क्या होगा, दोनों में समान होना चाहिए, है ना। भले ही सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, डिफरेंट है, पर वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, अगर 10 किलोग्राम है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारे मास दे रखा है अपने पास 10 किलोग्राम, तो 10 किलोग्राम लिखूं या मैं 10,000 ग्राम लिखूं, बात एक ही है। चाहे 10, चलो 1 किलोग्राम लेते हैं, चाहे 1 किलोग्राम ले, चाहे 1000 ग्राम ले, बात तो एक ही है। तो हम 1 किलोग्राम को 1000 के बराबर कर सकते हैं। एक यहाँ पे हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और किलोग्राम हो गया यूनिट। और दूसरे सिस्टम की बात करें जिसमें ग्राम है, सीजीएस वाली बात करें, तो मास का जो यूनिट होगा वो ग्राम होगा, सीजीएस सिस्टम है वो छोड़ दो। 1 किलोग्राम हो गया ये तो अपने पास मास का एक यूनिट, और दूसरा यूनिट क्या है 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम किसके बराबर होगा, 1000 ग्राम की। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एक ही है, मास की मैं बात कर रहा हूँ। और जो मैंने वैल्यूज बोला है वो डिफरेंट बोला है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू भी अलग बोला है और यूनिट भी अलग बोला है, पर क्या दोनों का मीनिंग एकदम अलग है क्या दोनों आपस में बराबर नहीं है क्या, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। 1 किलोग्राम 1000 की क्या होता है, बराबर। तो उसी तरीके से अगर फिजिकल क्वांटिटी एक ही है तो n1u1 बराबर क्या होगा, n2u2। n1u1 बराबर होगा किसके, n2u2 के। एक सिस्टम ऑफ यूनिट में आपको वैल्यू दिया रहेगा, यानी आपको n1 पता होगा, ठीक, आपको u1 पता होगा, आपको u2 पता होगा, आपको n2 निकालने के लिए बोलेगा। अगर n2 निकालने के लिए बोला तब आप u2 को नीचे करेंगे, है ना। अगर आपको n1 निकालने के लिए n1 निकालने के लिए बोला तो आप क्या करेंगे, आप जो है
U1 को क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे, ठीक है, इसको क्रॉस करके नीचे कर देंगे। अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे तो मस्त आपको समझ में आएगा, मैं अभी थियोरी बता रहा हूँ, ठीक है, तो थियोरी थोड़ा कम समझ में आती है, इसको जो हम न्यूमेरिकल से करेंगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा, पर ये भी बता दूँ कि बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है हमारे लिए, ठीक। देखिएगा क्या करेंगे भाई, मान के चलो कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, N1 की वैल्यू निकाली। मान लो कि ये SI सिस्टम है और ये CJ सिस्टम है, फिर से ये SI सिस्टम है और ये CJ सिस्टम है। तो CJ सिस्टम में आपको वैल्यू दे रखा है, SI में आपको पूछ रहा है कि CJ सिस्टम में मास का वैल्यू 10 किलोग्राम दिया हुआ 10 ग्राम दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करिए किसके अंदर, उसको कन्वर्ट करिए SI सिस्टम के अंदर। तो अगर SI सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा तो मैं इसको SI और इसको CJ मान रहा हूँ, इसका मतलब आपसे N1 की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपसे अगर N1 की वैल्यू पूछेगा तो आप क्या करेंगे, U1 को क्रॉस में नीचे करेंगे। अच्छा, तो अगर आप इसको नीचे करेंगे तो N1 बराबर क्या होगा, N1 बराबर, चेक करूँ मैं, ठीक आ रहा है, तो N1 बराबर क्या आएगा, N2 U2 डिवाइड बाई क्या चीज, U1। ये जो अपने पास N2 है इसकी वैल्यू दिया रहेगा, ठीक, या तो N2 की वैल्यू दिया रहेगा या तो N1 की वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। तो N1 बराबर क्या होगा, N2 U2 डिवाइड बाई U1। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है फॉर यूनिट कन्वर्जन। अच्छा, U1 और U2 का जो डायमेंशन है वो क्या होगा, सेम रहेगा। अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, U1 बराबर क्या लेना है आपको, M1 L1 और क्या चीज T1, और U2 के लिए आपको क्या लेना है, M2 L2 और क्या चीज T2, ठीक है, इस तरीके से। अब U1 बराबर क्या चीज, M1 L1 T1 M2 L2 T2। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मान लो कि अगर मास की मैं बात करता हूँ, तो जब मास की बात करूंगा और उसको कन्वर्ट कराऊंगा CJ से SI में, तो मास के लिए क्या यूज करेंगे, वहां पे मास के लिए कैपिटल M यूज करते हैं, डायमेंशन उसका, मास का डायमेंशन क्या होगा M, तो L क्या हो जाएगा, L1 0, T1 भी क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे M2 की जगह लिखेंगे तो क्या होगा, केवल M2 आएगा और मास का डायमेंशन M होता है ना, तो यहाँ पे केवल क्या रहेगा फिर M2, और यहाँ पे क्या रहेगा L2 की पावर 0 T2 की पावर 0। तो L1 पावर भी 0 T1 पावर भी क्या 0, और L2 पावर भी 0 और T2 पावर भी 0, और M1 पावर 1 आएगा मास के लिए और M2 पावर भी क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। देखिए तो अब मैं ये सब हटा देता हूँ, ठीक, अगर किसी को लिखना हो तो लिख लेगा, वैसे मैं हटा देता हूँ, चलो यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक। अब इसका N1 बराबर N2 U2 की जगह पे क्या करिए, वैल्यू पुट करिए, M2 L2 और क्या चीज T2 डिवाइड बाई क्या चीज, यहाँ पे M1 L1 और क्या चीज T1, ये आप ऐसे रख देंगे, ठीक। रखने के बाद क्या करना है, सबको अलग अलग रखेंगे, ठीक है। N2 को बाहर निकालिए तो वैल्यू है, N2 क्या है, वैल्यू, तो इसको क्या करेंगे आप बाहर रखेंगे। ये आपको पहले दिया रहेगा कि 10 किलोग्राम की 5 किलोग्राम, तो उसमें 10 5 4 जो है वो क्या है, N2 है। आगे बढ़ते हैं, इसको लिखेंगे कैसे, M2 डिवाइड बाई M1 फिर L2 डिवाइड बाई L1, देख लो यहाँ पे L2 डिवाइड बाई L1 अलग अलग, फिर T2 डिवाइड बाई क्या चीज T1, T2 डिवाइड बाई T1, इस तरीके से रख लेंगे। अब आपको दिया रहेगा वैल्यू किसका, अब यहाँ पे आपको मास अगर दे रखा है 10 किलोग्राम, ठीक, तो आप क्या करेंगे, जहाँ पे M2 लिखा है, अब ये CGS में है और ये SI में है, तो CGS में मास का क्या होता है ग्राम, तो यहाँ पे ग्राम लिखेंगे, और इसका किस में दे रखा है, इसका दे रखा है किलोग्राम में, है ना। तो आपको किस में चेंज करना है, ग्राम को किलोग्राम में, कि मतलब आपको CGS से SI में चेंज करना है कि SI से CGS में, उस हिसाब से आप रखेंगे यहाँ पे वैल्यू, है ना। जैसे आप वैल्यू रखेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप को आपकी जो है थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। अभी छोड़ दो सारी चीजें, अभी एक इसको न्यूमेरिकल से इसको समझ लेंगे ना कि ये कैसे कैसे होगा, ठीक। अभी के लिए इतना देखो, क्या आप यहाँ तक चले आएंगे क्या, कि N1 बराबर N2 M2 बटा M1 L2 बटा L1 T2 बटा T1 लिख लेंगे। अगर आप यहाँ तक लिख लेते हैं तो बस यही आपके पास क्या फार्मूला है यूनिट कन्वर्जन के लिए। एक तो यहाँ पे था, फिर U2 बटा की U1 की वैल्यू रख दिया, है ना। कभी कभी जब आपको N2 बोलेगा तो उसके लिए आपको N1 U1 बटा क्या करना होगा, N1 U1 बटा के U2 करना पड़ेगा। अगर आपसे N2 पूछ दे, मैं यहाँ कर लेता हूँ, अगर आपसे N2 पूछ दिया तो कुछ मत करना, N2 पूछा तो N2 को यहीं रहने दो, N1 यहाँ पे है, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, M1 बटा
m2, ठीक है, और L1 बटा L2 और T1 बटा T2। ये आपके पास एक और फॉर्मूला निकल करके आएगा। ठीक, इसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल। तो इसको आप जो नोट करिए। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, न्यूमेरिकल से और समझते हैं और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। यूनिट कन्वर्जन के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ये एक न्यूमेरिकल जो कि एच सी वर्मा सर की बुक का है, देखिएगा। द एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी आर जूल एंड अर्ग रिस्पेक्टिवली। हाउ मेनी अर्ग आर इक्वल टू 1 जूल। क्या बोल रहा है कि द एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी का जो एसआई और सीजीएस यूनिट है वो क्या है, वो जूल और अर्ग है रिस्पेक्टिवली बोलने का मतलब जो पहले आया है वो जूल है। इसके लिए एसआई सिस्टम में जूल होगा एनर्जी का यूनिट, और सीजीएस सिस्टम में जो एनर्जी का यूनिट है वो क्या है, अर्ग है। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं कि हाउ मेनी अर्ग आर इक्वल टू 1 जूल। एक जूल कितने अर्ग के बराबर है। ठीक, हाउ मेनी अर्ग, ठीक, इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग, ये आपसे पूछ रहा है कि एक जूल कितने अर्ग के बराबर होगा। अब ये यूनिट कन्वर्जन वाली बात आ गई, यानी ये किससे किस में चेंज करना है, एसआई सिस्टम से एनर्जी का जो यूनिट है उसको एसआई सिस्टम से किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक, एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायमेंशन निकालेंगे एनर्जी का। एनर्जी का डायमेंशन अगर आपको पता रहेगा, ठीक, तो आपको एक बार डायमेंशन मालूम पड़ गया, तो अब चाहे यूनिट किसी में भी हो, चाहे ये जूल दे चाहे अर्ग दे, उसका डायमेंशन क्या होगा, चेंज नहीं होने वाला है। एनर्जी का जो डायमेंशन है वो इसके लिए भी सेम होगा और इसके लिए भी क्या होगा, सेम। पर इसके लिए जब लिखेंगे तो m1 L1 T1 लिखेंगे, m1 L1 T1 के फॉर्म में, और इस वाले में जब लिखेंगे यानी सीजीएस सिस्टम में जब डायमेंशन लिखेंगे तो वहां पे m2 L2 और क्या लिख देंगे, T2। देखिएगा कैसे करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, डायमेंशन ऑफ, जब भी कन्वर्जन वाली बात आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी निकालेंगे। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, एनर्जी है। तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, आप चाहे पोटेंशियल एनर्जी ले लें, चाहे वर्क ले लें, है ना, चाहे जो आप जो काइनेटिक एनर्जी ले लें, एनर्जी कोई सा भी हो, सबका डायमेंशन क्या होगा, एक ही होगा। और वो क्या होता है, तो मैं अगर चाहूँ तो लिख दूँ सीधे सीधे क्या चीज़, mL2T-2। ये डायमेंशन है किसका, एनर्जी का। कैसे आया फार्मूला, मैंने पिछले वाले लेक्चर में कराया था, है ना, क्या चीज़, कि हाफ mv² एक फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। तो हाफ का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, वो तो प्योर नंबर है, उसको कोई डायमेंशन नहीं होगा, पर mv² का डायमेंशन होगा। m का होता है क्या चीज़, m फॉर मास। अरे भैया एनर्जी के लिए अगर हम एक फार्मूला यूज कर ले हाफ mv², तो मास का होता है क्या चीज़, कैपिटल M, और वेलोसिटी का होता है LT-1। ये मैं करा चुका हूँ। और इसका भी क्या चीज़, स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो ये L2 आ जाएगा और T-2 आ जाएगा, छोड़िए। तो एनर्जी का डायमेंशन होता है क्या चीज़, mL2T-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे एसआई सिस्टम में, ठीक, इन एसआई सिस्टम जो वैल्यू दे रखा है एनर्जी का, वो कितना दे रखा है, 1 जूल दे रखा है। ठीक, अगर 1 जूल दे रखा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो N1 है, अगर 1 जूल दे रखा है तो N1 बराबर कितना दिया है, 1, और U1 बराबर कितना दिया है, यहाँ लिख देता हूँ, N1 बराबर 1 और U बराबर कितना, U1 बराबर कितना, जूल। ठीक, यानी जो यूनिट है वो क्या है, जूल है। अच्छा, डायमेंशन क्या होगा, अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो U1 के लिए जो डायमेंशन होगा वो होगा m1, ठीक, यहाँ से m1 L1 की पावर 2, यहाँ पे क्या चीज़, T1। U1 के लिए m1 L1 T1 लिखेंगे और डायमेंशन यहाँ से उठाएंगे, माइनस क्या चीज़, 2। तो दिस इज द डायमेंशन, है ना, ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ U1। अब इन सीजीएस सिस्टम, छोटा लिख रहा हूँ शायद, इन सीजीएस सिस्टम, ठीक, चलो सीजीएस सिस्टम के अंदर कितना वैल्यू है पता नहीं, है ना, हमें वैल्यू नहीं पता है। ठीक, हमें वैल्यू यहाँ पर नहीं पता है N2 की, किसकी, यहाँ पे सीजीएस सिस्टम में N2 की वैल्यू नहीं पता है, तो N2 की वैल्यू नहीं पता तो N2 लिख दिया, और हमें ये मालूम है अर्ग। ठीक, अर्ग, इसका डायमेंशन क्या होगा, तो इसका डायमेंशन भी सेम होगा, है ना, U2 बराबर क्या चीज़,
यहाँ पे N1 बराबर है, अरे N2 बराबर है क्वेश्चन मार्क, N2 बराबर क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे जो दे रखा है यूनिट, ठीक, U2 बराबर वो अर्ग दे रखा है, U2 बराबर अर्ग। अच्छा U2 बराबर का डायमेंशन के फॉर्म में लिखें तो क्या दिया है, ये क्या होना चाहिए, M2 L2 T2, पावर पावर कितना, पावर जो यहाँ पे वही पावर यहाँ पे भी रहेगी, है ना, -2 करके। अब फार्मूला कौन सा बताया था, यहाँ पे फार्मूला कौन सा बताया था, तो किसकी वैल्यू निकालनी है, N2 की। तो सीधे सीधे याद रखिए क्या चीज, देखिएगा कि N1 U1 बराबर N2 U2, इतना बस याद रखिए। N1 U1 बराबर क्या होता है, N2 U2। फिजिकल क्वांटिटी अगर एक ही है तो उसका जो वैल्यू है किसी भी सिस्टम में, चाहे किसी भी सिस्टम में, वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो N1 U1 बराबर क्या होगा, N2 U2। अब यहाँ से क्या करिए, किसकी वैल्यू चाहिए हम लोगों को, N2 की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करेंगे, N2 को छोड़ेंगे, फार्मूला क्या बनेगा, N2 बराबर, N2 को छोड़ा तो U2 नीचे आएगा, तो क्या होगा N1 U1 बटा क्या चीज, बटा N2 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा U2। क्या इसको मैं हटा दूँ, यहाँ पे केवल लगा दूँ क्या, N2 बराबर क्या आएगा N1 U1, N2 बराबर N1 U1 बटा क्या चीज, क्रॉस में नीचे U2, तो कितना आएगा, ये अपने पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से N2 की वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं डायमेंशन की हेल्प से। देखिएगा N1 की वैल्यू कितना है, N1 की वैल्यू कितना है, N1 की वैल्यू कितना है, तो ये दे रखा है 1 जूल, है ना, कहाँ गया ये N1 बराबर 1 जूल, हो सकता है 10 जूल भी देता, 5 जूल भी देता, यहाँ पे 1 दे रखा है। अगर 1 दिया तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, N1 की वैल्यू 1 रख लेता हूँ। आगे 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 यहाँ पे U1 की जगह पे क्या रखेंगे, M1 बटा क्या चीज, M2, U1 बटा U2 है ना, तो M1 बटा M2, L1 बटा L2 और T1 बटा क्या चीज, T2। ऐसे सॉल्व करना होता है, इस तरीके से रखना होता है, ठीक। देखिएगा M1 बटा M2, L1 बटा L2, T1 बटा T2, और यहाँ पे क्या लगा देंगे ऐसे। अब आपको पता है कि यहाँ पे पावर भी है, तो पावर को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा ना, मतलब पावर को भी यहाँ पे रखना पड़ेगा। L1 की पावर कितना था, 2 था, तो यहाँ पे कितना आएगा 2, तो क्या यहाँ पे 2 लगा दे, क्या सीधे सीधे, है ना, डायरेक्ट लगा देते हैं L1 2, और यहाँ पे क्या चीज L2 2, ठीक, L2 2 या L स्क्वायर 2, ठीक, और यहाँ पे क्या चीज T1, तो इसकी पावर -2 था, अगर इसकी पावर -2 था तो यहाँ भी क्या आएगा -2, यहाँ भी क्या आएगा -2, ठीक। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ नहीं किया, बस U1 बटा के U2 की वैल्यू रख दिया है, U1 बटा U2 का वैल्यू रख दिया डायमेंशन के फॉर्म में, डायमेंशन के फॉर्म में U1 U2 को रख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, N2 बराबर 1 आएगा। अब असली गेम यहीं से शुरू होता है कि जो अपने पास M1 है उसको चेंज करें कि M2 है उसको चेंज करें। किससे किस में जाना है, SI सिस्टम से किस में जाना है, CGS में। SI में दिया था, CGS में जाना है, CGS में जाना है, इसका मतलब आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में। यानी SI को कन्वर्ट करना है, SI को कन्वर्ट करना है CGS में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये M1 है इस M1 की वैल्यू को रखना पड़ेगा। तो M1 मास का क्या है, डायमेंशन है, तो अगर यहाँ पे केवल M1 है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, किलोग्राम, ठीक है। और यहाँ अगर M2 है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ग्राम, किलोग्राम बटा ग्राम। L1 है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, L1 के लिए हम यूज करेंगे, लेंथ है ना, तो इसके लिए हम मीटर यूज करेंगे, किसमें, SI सिस्टम में। तो L1 के लिए मीटर यूज किया, तो मीटर का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, तो मीटर का क्या कर दिया, स्क्वायर। और यहाँ पे क्या चीज, ये L2 है, L2 किसमें, CGS सिस्टम में, तो इसको मैं क्या लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये T1 है, तो T1 को हम क्या लिखेंगे, सेकंड की पावर -2, और यहाँ भी क्या होगा, CGS सिस्टम है, जो T2 है वो CGS सिस्टम में है डायमेंशन, तो उसको हम क्या लिखेंगे, सेकंड का स्क्वायर, मतलब सेम रहेगा S-2। अच्छा, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो। दिक्कत कहाँ पे आएगी, इस जगह पे 1 kg बटा kg है ना, मतलब किलोग्राम बटा के ग्राम है, तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है। अब किसको चेंज करेंगे, इस वाले को, किस वाले को, तो हमें वैल्यू किस में चाहिए थी, हमें जो वैल्यू है N2 की वो किस में चाहिए थी, वो CGS सिस्टम में चाहिए थी। CGS सिस्टम में चाहिए तो किसको चेंज करना पड़ेगा, SI वाले को। SI को किस में कन्वर्ट करेंगे, CGS में, तो ये जो किलोग्राम है वो किस में चेंज होगा, ग्राम में। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, 1000 ग्राम डिवाइड बाई ग्राम। ग्राम को क्यों नहीं चेंज किया, तो ग्राम को किलोग्राम में इसलिए नहीं चेंज किया क्योंकि हमें
SI सिस्टम में नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, CGS सिस्टम है। SI में तो दिया है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, किलोग्राम को चेंज करें ग्राम में। मीटर स्क्वायर है तो मीटर का कितना होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर होगा तो 100 का हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर डिवाइड भी क्या चीज, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो खत्म ही हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। तो N2 बराबर कितना आएगा, देखिएगा एक एक लिखने का कोई मतलब नहीं है, एक से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आएगा वही। तो अब ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और यहाँ पे क्या होगा 100 मल्टीप्लाइड बाई ये 100 इंटू क्या चीज 100 2 बार सेंटीमीटर स्क्वायर बटा क्या चीज सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो जो N2 की वैल्यू आई, जो N2 की वैल्यू आई वो कितनी आई है, मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4 2 कितना 6। मैं सही किया हो गया यहाँ पे, सेंटीमीटर किलोग्राम, अच्छा सॉरी यहाँ पे 1000 होगा ना, गलती कर दिया मैं, यहाँ पे 1000 होगा, ठीक, सॉरी फॉर द मिस्टेक। क्या चीज 1000, मुझे वैल्यू पता है ना कि 1 जूल में कितना अर्ग होता है, 10 की पावर 7, तो इसलिए मुझे लगा कि मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है, ठीक। चलो तो यहाँ पे कितना आएगा भैया, 1000 आ जाएगा, ठीक है, तो 1000 आ जाएगा। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, तो 1000 आ गया, और ये 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा भैया, 10 की पावर 7, 3 यहाँ से और 3 2 2 4 4 यहाँ से 3 यहाँ से, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा 7, 10 पावर 7। तो N2 की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, N2 की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है 10 पावर 7, 10 पावर 7। तो यही आपसे पूछा था, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा 1 जूल इज इक्वल टू कितना होगा, कहाँ लिखा था 1 जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग। तो जो N2 की वैल्यू वो कितनी है, N2 की वैल्यू 10 की पावर 7 है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 10 की पावर 7। तो हेंस आंसर विल बी, चलो आंसर विल बी ANSW, आंसर विल बी 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग। ये अपने पास क्या होगा आंसर, ठीक, ये अपने पास आंसर। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, ठीक है, फिर भी हमने इसको समझा, ठीक, मैंने कोशिश किया कि ये आपको समझ में आए। तो आप जो है कमेंट करेंगे कि 10 न्यूटन जो है, 10 न्यूटन किसमें भैया, SI सिस्टम है ना, 10 न्यूटन को आप चेंज करेंगे किसके अंदर, क्वेश्चन है यहाँ पे कर दूं, कहाँ पे कर दूं, चलो यहीं कर देता हूँ। 10 न्यूटन को कन्वर्ट करिए किसके अंदर, CGS सिस्टम है, CGS सिस्टम, इसकी वैल्यू बताइए, CGS सिस्टम है इसकी वैल्यू। SI सिस्टम है, SI सिस्टम में जो फोर्स का वैल्यू है वो कितना है 10 न्यूटन, तो CGS सिस्टम में कितना होगा, ठीक, वो आप बताएंगे। 10 न्यूटन दिया है फोर्स की वैल्यू SI सिस्टम में, उसको आप बताइए CGS सिस्टम में उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक। अगले वाले टॉपिक को समझते हैं, ठीक, अगले वाले यूज को समझते हैं। चलिए अगला यूज देखिए, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन, वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। तो क्या लिखेंगे भाई, वी कैन चेक द करेक्टनेस, वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन with the help of डायमेंशन, डायमेंशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। अच्छा यहाँ पे एक बात बोलना है, क्या चीज, कि जो मैं करेक्टनेस चेक कर रहा हूँ वो करेक्टनेस कौन सी करेक्टनेस है, तो कोई सा फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये चेक किया जा सकता है। कोई सा एक गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये चेक होगा। इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं ये नहीं चेक कर पाएंगे, हम केवल क्या चेक करेंगे कि एक फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, केवल ये चेक कर पाएंगे। तो क्या करेंगे भैया, वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या करेक्ट करना चाहिए मुझे, वी कैन चेक द, चलो अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक, नोट लगा के लिख लें। we can only check that a formula or equation is, we can check that a formula or equation is dimensionally correct, dimensionally correct or not,
करेक्ट और नॉट। ठीक, तो ये नोट लगा करके लिखिएगा। ठीक, कि हम केवल यही कर पाएंगे, है ना, और कुछ नहीं। अच्छा, एक और चीज़ लगा लो कि कोई सा अगर एक इक्वेशन या फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो वो इक्वेशन करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। याद रखिएगा, अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो गया, करेंगे कैसे ये बताऊंगा। अगर कोई सा एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो गया तो वो इक्वेशन करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पर अगर अपने पास एक जो फार्मूला है वो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया तो वो फार्मूला 100% क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। मतलब जो इक्वेशन है वो 100% क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, लिख देता हूं। इफ अ फार्मूला और इक्वेशन is dimensionally correct, then the equation or formula या formula or equation, then the formula or equation may or may not be correct, है ना। क्या बोल रहे भैया कि इफ अ फार्मूला और इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, अगर एक फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है देन तो क्या होगा, फार्मूला और इक्वेशन तो जो फार्मूला और इक्वेशन है मे और मे नॉट बी करेक्ट, वो फार्मूला या इक्वेशन करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट दूसरी बात, इसमें दूसरी बात लिख रहे हैं, क्या चीज, इफ अ फार्मूला और इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, अगर कोई सा फार्मूला डायमेंशनली क्या हो जाता है, इनकरेक्ट, मतलब डायमेंशन से चेक किया और फार्मूला क्या हो गया, गलत हो गया, मतलब डायमेंशनली गलत हो गया। ठीक, तो वो इक्वेशन भी क्या होगा, 100% गलत होगा। इफ अ फार्मूला और इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट then the formula or equation will be 100% इनकरेक्ट। ठीक, 100% इनकरेक्ट यानी मस्ट बी इनकरेक्ट, है ना। अगर कोई सा एक फार्मूला कैसा है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है, अगर कोई सा फार्मूला या इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो फार्मूला रियल में भी कैसा होगा, वो इक्वेशन रियल में भी कैसा होगा, इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो इतनी बात आप क्या करिए, नोट करिए। और चेक करने का तरीका क्या होगा, किसी भी इक्वेशन के करेक्ट या इनकरेक्ट होने का, डायमेंशनली करेक्ट या इनकरेक्ट होने को हम कैसे चेक करते हैं, तो डायमेंशन ऑफ, तरीका क्या है, बस इतना सा तरीका है। हाउ टू चेक अ फार्मूला इज करेक्ट और नॉट, डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो क्या लिखेंगे भाई, हाउ टू चेक, अरे हटाओ छोड़ो, क्या चीज, डायमेंशन ऑफ LHS, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे जाता है ना, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा था हमने उसी पे ये होता है। डायमेंशन ऑफ LHS बराबर क्या चीज, अगर कोई सा फार्मूला या इक्वेशन करेक्ट है तो उसके दोनों साइड का जो डायमेंशन होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इफ अ फार्मूला इज करेक्ट देन द डायमेंशन ऑफ बोथ द साइड LHS एंड RHS विल बी सेम, ये वाली बात। ठीक, तो डायमेंशन ऑफ LHS विल बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ RHS। ठीक, इफ अ फार्मूला इज करेक्ट, ठीक, ये वाली बात, ये ऐसे चेक करेंगे हम लोग ना,
एक जो हम क्या करता मतलब मैं क्या करता हूँ, अभी एक एग्जांपल लेता हूँ और इससे आपको समझाता हूँ। ठीक, तब तक आप इसको नोट करिए। चलिए देखिए इसका एक एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। जैसे मान लीजिए अपने पास एक फार्मूला है F इज इक्वल टू एम ए। अभी सबको पता है कि ये फार्मूला क्या है, ये जो फार्मूला है वो करेक्ट है। आपने क्लास 9th में पढ़ा है, आपने क्लास 8 में पढ़ा है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो हमें पहले से पता है कि ये फार्मूला करेक्ट है। अब क्या करेंगे, इसकी करेक्टनेस को चेक करेंगे कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। देखेंगे क्या करेंगे भैया, डायमेंशनली करेक्ट कब होगा, दिस फार्मूला will be dimensionally correct if dimension of LHS बराबर LHS will be equal to dimension of RHS। ठीक है, अगर दोनों साइड का डायमेंशन क्या होगा, इस साइड का डायमेंशन इस साइड के डायमेंशन के बराबर, तो बोलेंगे कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। तो क्या करेंगे भैया, चलिए स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन ऑफ फोर्स लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स ये आपको पता होना चाहिए है ना, ये मैं पढ़ा के आ चुका हूँ, तो अब डायमेंशन ऑफ फोर्स पता होना चाहिए। इस तरफ का डायमेंशन हम निकाल लेंगे। ठीक, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या, डायमेंशन ऑफ फोर्स जो होगा वो MLT-2 होगा। क्या डायमेंशन निकालने का तरीका यही होता है ना। मान के चलो अगर तुम्हें ये इस फार्मूले का डायमेंशन याद है, ठीक, मतलब ये फोर्स का डायमेंशन याद है और इधर इसका डायमेंशन पता है, तो हम चेक कर लेंगे ये फार्मूला करेक्ट है या नहीं। तो MLT-2 डायमेंशन होगा किसका, फोर्स का, और बराबर क्या चीज, डायमेंशन ऑफ मास ये m होगा, और यहाँ पर डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन ये कितना होगा, तो ये होगा LT-2। ये मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, LT-2। देखिएगा, तो अब यहाँ पे इस तरफ का डायमेंशन है MLT-2 और इस तरफ का डायमेंशन है क्या चीज, MLT-2। दोनों तरफ का डायमेंशन क्या आ रहा है, सेम। अगर दोनों तरफ का डायमेंशन सेम आ गया, यहाँ पे क्या, हियर डायमेंशन ऑफ LHS बराबर क्या चीज, डायमेंशन ऑफ RHS है, डायमेंशन ऑफ RHS। hence we can say that this formula may or may not be correct। चलो अगर बोले क्या चीज, दिस फार्मूला इज dimensionally correct, this formula is dimensionally correct, but originally मतलब रियल में क्या होगा, ये करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये तो हमें पता है, सहूलियत है हमारी कि हमें मालूम है कि ये फार्मूला करेक्ट है। ये फार्मूला करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, भले ही ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। यहां तक भी मैंने क्या लिखा, डायमेंशनली करेक्ट है ना, डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन यहां से अगर बात करें, बट दिस फार्मूला ओरिजिनली डायमेंशनली करेक्ट होने के बाद भी ये फार्मूला ओरिजिनली रियल में क्या हो सकता है, रियल में मे और मे नॉट बी करेक्ट, कोई सा फार्मूला अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो वो करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी, रियल में वो करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये वाली बात आप जो ध्यान देंगे। ठीक, मैं बार बार कोट करके ये वाली बात बता रहा हूं। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखिए। जैसे कि अपने पास टाइम पीरियड का एक फार्मूला है, T इज इक्वल टू 2π√G/L। ये एक फार्मूला दे रखा है, ये एक इक्वेशन दे रखा है। अब बोल रहा है कि बताइए कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। इज दिस फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, डायमेंशनली, चलो ऐसे करेक्ट और नॉट बोल दिया बस, डायमेंशनली ना बोल करके क्या करे, क्या बोले बस, इज दिस फार्मूला करेक्ट और नॉट।
करेक्ट और नॉट। ठीक, ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं, डायमेंशनली करेक्ट भी बोल सकता था, कोई बड़ी बात नहीं ना, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, अभी टाइम पीरियड है तो ये टाइम होता है ना, ये मत समझो कि ये फॉर्मूला कहाँ से है कैसे है, कुछ नहीं, केवल इतना देखिए कि ये टी है, टी फॉर टाइम, हियर टी इज इक्वल टू क्या चीज, टी यहाँ पे टाइम है और जी यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ACCLERATION एक्सेलरेशन। एल बराबर क्या है यहाँ पे, चलो ये भी लिख देता हूँ, एल बराबर क्या है, एल है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बोलो रूप बोलो, ठीक है, जो भी है, जो पेंडुलम होता है, ठीक, उसी की बात चल रही है यहाँ पे, उसके टाइम पीरियड की बात चल रही है। ठीक, चलो तो यहाँ पे जो डायमेंशन ऑफ टाइम होगा LHS होगा, डायमेंशन ऑफ LHS। अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, दोनों साइड का क्या होना चाहिए, डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ इस तरफ माने LHS वो कितना होगा T, और 2 पाई का ये कांस्टेंट है तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन है कि किसी कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक, लिमिटेशन के अंदर पड़ेंगे इसको, देखिएगा। तो G डिवाइड बाई L, रूट लगा है, अगर यहाँ पे रूट लगा है तो हम रूट हटा करके क्या केवल G डिवाइड बाई L लिख सकते हैं क्या, और रूट हटाएंगे तो पावर में कितना आएगा, 1/2 आएगा। देखिएगा, अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो G का डायमेंशन क्या होगा, ये होता है LT-2, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT-2 होता है, चाहे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो चाहे एक्सेलरेशन हो, तब भी क्या होगा, LT-2 ही होगा। लेंथ है, L क्या है, लेंथ, डोरी की लेंथ, कुछ इस तरीके से है ना, इसी के टाइम पीरियड की बात चल रही है। देखिएगा, ऐसे गया ऐसे गया, यहाँ पे 1 ऑसिलेशन कंप्लीट, छोड़िए। तो L बराबर, L का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल L होगा। ठीक, कैपिटल L। तो ये डोरी की कौन सी है, लेंथ, लेंथ है इसलिए क्या लिखा, L। अब ये पावर में 1/2 है तो जब इसको हटाएंगे तो क्या होगा, T इज इक्वल टू G की पावर 1/2 और L की पावर भी कितना आएगा, L की पावर भी 1/2 आएगा। तो इस तरफ का डायमेंशन क्या है, T है, और यहाँ पे डायमेंशन क्या आएगा, LT-2 और पावर में कितना, LT-2 पावर में कितना, 1/2। ये 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, बात की बात है। और यहाँ पे इसका क्या होगा, L का, तो ये होगा L 1 डिवाइड बाई कितना, 2। लेंथ का जो डायमेंशन है वो L होगा और पावर में कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। तो अब जो T का डायमेंशन है, ठीक, इस तरफ का तो डायमेंशन T है तो इस तरफ का भी क्या आना चाहिए, T आना चाहिए। डायमेंशन ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ दिस। अगर नहीं आया तो हम क्या, नॉट लगा इसे कट कर देंगे और बोल देंगे कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली क्या है, इनकरेक्ट। अगर आ गया तो बोलेंगे जिस फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। चलिए देखिए, तो T बराबर यहाँ पे क्या करेंगे, L की पावर 1/2 आ जाएगा और T की पावर कितना आ जाएगा, केवल केवल जब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, ये जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और केवल केवल क्या बचेगा, केवल और केवल यहाँ पे बचेगा T पावर -1। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, L की पावर 1/2, L की पावर 1/2। अब देखो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ऐसे नहीं कटता है, ये ऊपर जाएगा तो पावर घटेगी, तो 1/2 में से 1/2 माइनस होगा तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो 1/2 माइनस का आएगा, L की पावर -1/2। अब यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो घटेगा तो 0 आ जाएगा। L की पावर 0 मतलब कितना, हटा सकते हो उसको, तो T बराबर क्या आएगा, L पावर 0 और T पावर कितना, -1। तो यहाँ T बराबर क्या आया, इसको हटा दो तो केवल क्या आएगा, T पावर -1 आएगा। अब बताओ क्या दोनों तरफ का डायमेंशन सेम है, यहाँ का 1 है, T पावर 1 है और यहाँ पे T पावर -1 है, तो दोनों तरफ का डायमेंशन क्या है, सेम नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इनकरेक्ट। तो क्या बोलेंगे भैया, हेंस फार्मूला इज इनकरेक्ट। बोला था अगर कोई सा एक फार्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाता है तो वो फार्मूला भी क्या होगा, 100% इनकरेक्ट होगा। मतलब कोई सा एक फार्मूला है वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, कोई सा फार्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो फार्मूला 100% क्या होगा, रियल में भी इनकरेक्ट ही होगा। तो हेंस फार्मूला इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। तो आई होप कि आपको जो ये समझ में आया होगा। इस तरीके से हम चेक करते हैं किसी भी इक्वेशन के करेक्टनेस को। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल है वो हम सॉल्व करेंगे, मतलब और भी जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। अभी मैं कंसेप्चुअल लर्निंग यहाँ पे मतलब जो कंसेप्ट है इसके वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले वाले यूज पर। चलिए देखिए, डायमेंशन का नेक्स्ट यूज टू डिराइव एनी फार्मूला। डायमेंशन का जो नेक्स्ट यूज है, अगला यूज है वो कौन सा है कि हम किसी भी फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
डायमेंशन। ठीक, तो क्या लिखेंगे भैया, वी कैन derive the formula of any physical quantity by knowing at which factor physical quantity depends। ठीक, we can derive the formula of any physical quantity by knowing that at which factor, ये छूट गया, at which factor physical quantity depends। किन किन फैक्टर्स पर जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका हमें फॉर्मूला डिराइव करना है, तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। अगर ये पता चल जाए तो हमारा काम बन जाए। तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, उस फार्मूले का उस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है ये पता चल जाए तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। तरीका क्या है देखिएगा, तरीका तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी मान के चलो डिपेंड करती है किस पर, ये जो फिजिकल क्वांटिटी, इस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो टर्म्स आने वाले, जो फैक्टर्स आने वाले वो कौन कौन से हैं, तो वो मान के चलो कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी वो एक्स पर डिपेंड करती है, ये फिजिकल क्वांटिटी जो वाई पर डिपेंड करती है। कैसे करती है हमें नहीं पता। ठीक, मान के चलो कि जो फिजिकल क्वांटिटी है इसके अंदर कौन कौन आने वाला है, एक्स वाई और जेड आने वाला है, एक्स वाई और जेड आने वाला है। ठीक, तो हम कैसे इसका जो फार्मूला है वो डिराइव करेंगे, अभी मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दूंगा, है ना। अभी देखिए, तो फिजिकल क्वांटिटी को हम बताएंगे क्या चीज़, कि फिजिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। मतलब जो एक्स वाई जेड है वो फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला है, पर ये एक्स वाई जेड कैसे अरेंज होगा ये हमें नहीं पता है। ये फिजिकल क्वांटिटी एक्स पे भी डिपेंड कर रही है, वाई पे डिपेंड कर रही है और जेड पे भी डिपेंड कर रही है, इसलिए कॉमा लगाया। ठीक, जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी इट इज गिवन दैट, मान लो कि गिवन है कि फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स DEPENDS, physical quantity depends on x, y and z। ठीक, अपने पास तीन वेरिएबल ले लिया, x, y और z, इस पर डिपेंड कर रही है। कैसे डिपेंड कर रही है कुछ पता नहीं है, तो इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा, तो तरीका क्या होगा कि जो PQ है हम लिखेंगे PQ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और जो अपने पास PQ है, ठीक, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। यहाँ पे x की पावर कितना ले लेंगे a, y की पावर कितना ले लेंगे b। अब ये x की पावर a लेने का क्या मतलब है, y की पावर b लेने का क्या मतलब है, तो इतना सा मतलब है कि अब ये x ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा हमें नहीं पता, है ना। जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें जो फार्मूला बनेगा एक्स वाई जेड को लेकर के, तो उसमें x ऊपर रहेगा कि नीचे, y ऊपर रहेगा या नीचे, z ऊपर रहेगा या नीचे, है ना। डिनोमिनेटर में रहेगा न्यूमरेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर में होगा या न्यूमरेटर में होगा हमें नहीं मालूम, इसलिए हम क्या करेंगे, पावर कितना लगा लेंगे a। तो इस पावर की कोई वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पे ये भी नहीं पता कि x की पावर 2 है कि y की पावर 2 है, हमें सब नहीं पता, केवल इतना पता है कि x पर डिपेंड करता है, y पर डिपेंड करता है, z पर डिपेंड करता है। कैसे करता है नहीं पता, x स्क्वायर होगा कि y स्क्वायर होगा कि x की पावर 3 होगा कि z की पावर 2 होगा, -2 होगा, क्या होगा हमें नहीं मालूम, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे कहेंगे कि भैया PQ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पावर a, PQ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y पर b एंड PQ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z पावर c, ऐसे लिख लेंगे। अब इसको मिक्स करके एक साथ देखिए, तो PQ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पावर a, y पावर b और c पावर क्या चीज z करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे और यहाँ पे आएगा एक कांस्टेंट k आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की पावर a, y की पावर b और c की पावर z। इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा। देखिएगा अब क्या होगा, अब लिखेंगे डायमेंशन ऑफ PQ, डायमेंशन ऑफ PQ। तो डायमेंशन ऑफ PQ इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ x की पावर a, y की पावर b एंड c पावर z, इन सब का हम क्या निकालेंगे, डायमेंशन। ठीक है, मतलब x का y का z का, सॉरी x का y का और हाँ z का, x का y का और z का, यहाँ पे c लिख दिया ना, ये z रहेगा और यहाँ पे c रहेगा। ठीक है,
चलो, तो x का y का और z का हम क्या करेंगे, डायमेंशन रखेंगे। पावर का थोड़े, a का b का c का थोड़े डायमेंशन रखना है। किसका, x का y का और z का हम क्या लिखेंगे, ऐसे हटा दो, x का y का और z का डायमेंशन रखो। डायमेंशन रख देंगे तो पावर अपने आप बाद में लग जाएगा, है ना, लगा देंगे आप। तो डायमेंशन ऑफ पी क्यू चाहे जो भी है ना, यहाँ पे मान लो m आया, l आया, t आया, किसी के फॉर्म में आएगा। अब यहाँ जो भी वैल्यू आएगी, अब यहाँ से क्या करना है, यही तरीका है ना। अब यहाँ से तो अब मैं समझाऊंगा, तो बाकी अब जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। अभी क्या करिए, डायमेंशन ऑफ पी क्यू उसको लिखिए, डायमेंशन ऑफ एक्स लिखिए, डायमेंशन ऑफ वाई लिखिए, डायमेंशन ऑफ जेड लिखिए। तो जब डायमेंशन ऑफ एक्स लिखेंगे, जैसे मान के चलो अगर तुम्हारा एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो इसके लिए हम एल लिखते और एल की पावर क्या लिखते फिर ए। अगर यहाँ पे वाई जो वेलोसिटी होता तो इसके लिए हम क्या लिखते, डायमेंशन एल टी माइनस वन, और पावर में कितना लिखते बी। जेड की जगह मान लो एक्सेलेरेशन होता तो उसको हम क्या लिखते, एल टी माइनस टू, और पावर में क्या लिखते, सी। अब इस तरफ का डायमेंशन इस तरफ के डायमेंशन के बराबर होता है। कैसे, कोई सा अगर फार्मूला करेक्ट है तो दोनों तरफ का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। तो अगर हम फार्मूला डिराइव कर रहे हैं और सही फार्मूला डिराइव कर रहे हैं तो क्या होगा, इस तरफ का डायमेंशन इस तरफ का डायमेंशन के बराबर होगा। बराबर होगा तो यहाँ पे जो डायमेंशन आएगा उसकी पावर जो रहेगी, और यहाँ पे जो डायमेंशन आएगा उसकी पावर होगी। दोनों की पावर को कंपेयर कर देंगे, एम का एम के साथ, एल का एल के साथ, जेड और किसका, टी का टी के साथ कंपेयर कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, ए बी सी की फाइनली वैल्यू मिल जाएगी। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू फाइनली हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और निकाल करके इस वाले फार्मूले में पुट कर देंगे एक्स वाई जेड, जो एक्स वाई जेड था, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड में हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड में ये जो वैल्यू है, ठीक, मतलब एक्स वाई जेड के पावर में ये जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला मिल जाएगा। तो आइए समझते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। देखिएगा, मिटा दो, मैं इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल से ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है, ऐसे नहीं। ये सब मिटा देता हूं। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे अपने पास फोर्स है उसका फार्मूला ड्राइव करना है ना। डिराइव द फार्मूला ऑफ, सबसे इजी यही होता है ना, समझने के लिए ये लेते हैं, ठीक, फिर आएंगे कॉम्प्लिकेटेड केसेस पे भी। डिराइव द फार्मूला ऑफ, डिराइव द फार्मूला ऑफ फोर्स, a force F, if force F, if it depends on, if it depends on, ये बता दिए किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो if it depends on, कौन कौन, if it depends on mass and acceleration, मास एंड एक्सेलेरेशन, ठीक। अगर ये मास और एक्सेलेरेशन पर डिपेंड करता है जो फोर्स है, ठीक, तो क्या करिए, फोर्स का फार्मूला क्या होगा वो निकालिए। तो हमें तो पहले से पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो हमारा डायमेंशन से भी यही आना चाहिए, अलग नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी कौन सा, किसका फार्मूला निकालना है, फोर्स का। तो हम कहेंगे भैया एज्यूम force is directly proportional to mass and force is directly proportional to acceleration. फाइनली क्या लिखेंगे कि F is directly proportional to m into a, डायरेक्ट। अच्छा, यहाँ m की पावर a और a की पावर क्या कर लेंगे, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेलेरेशन आ गया है तो यहाँ पे x कर लो और यहाँ पे क्या कर लो y, क्योंकि यहाँ a आ गया है ना इसलिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, m की पावर x। अब यहाँ पे xy क्यों लिया, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये जो फोर्स का रिलेशन मास के साथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली। हमने तो केवल ले लिया है, तो x की वैल्यू आएगी चाहे प्लस चाहे माइनस, चाहे 2 आएगी चाहे 3 आएगी, है ना। यहाँ m का स्क्वायर है, a की पावर 3 है कि क्या है हमें नहीं मालूम, हालांकि हमें पता है शुरू से, है ना। फिर भी हम ये मान के चलते कि जब हम इसको डिराइव कर रहे हैं तो हमें नहीं मालूम कि क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे भैया, x मान लेंगे पावर में और y पावर में y मान लेंगे। तो m की पावर x और a की पावर कितना हो जाएगा, y। अब जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, जिस कांस्टेंट का हमें डायमेंशन पता है ना नहीं है, मतलब डायमेंशन के थ्रू हम इस k की वैल्यू नहीं लेके आ सकते हैं, ठीक। चलिए अब देखिए, ये इसकी लिमिटेशन है डायमेंशन की। तो m की पावर कितना करेंगे x और a की पावर कितना करेंगे y। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है, तरीका क्या होगा देखिएगा। तो हम क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ LHS लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स। ये क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है,
आपको पढ़ के आना पड़ेगा। डायमेंशन ऑफ फोर्स MLT-2 होता है। ये डायमेंशन ऑफ क्या है, फोर्स है, MLT-2। अच्छा, डायमेंशन ऑफ फोर्स अगर MLT-2 है तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ मास लिखेंगे। के का कुछ नहीं है ना, के कांस्टेंट है, यहाँ पे के को हटा दो, ठीक। डायमेंशन ऑफ मास, यही तो इसकी लिमिटेशन है कि कांस्टेंट का वैल्यू नहीं दे पाता है ना डायमेंशन, ठीक। डायमेंशन इस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दे पाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, केवल इसका देखेंगे, ठीक। तो डायमेंशन ऑफ क्या चीज, मास क्या होता है, m, और m की पावर क्या है, x, m की पावर x, और l की पावर क्या है, सॉरी एक्सेलरेशन का क्या होगा, LT-1, LT गलत, LT-2 होता है। एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है वो LT-2 होता है। अभी मैंने LT-1 बोल दिया है ना, सॉरी। तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होगा वो LT-2 होगा, और पावर में कितना, y। अब देखिए यहाँ पे इस तरफ का डायमेंशन लिखिए MLT-2 LHS का, और RHS का डायमेंशन लिखिए m की पावर x, l की पावर y को मल्टीप्लाई करो तो y आ जाएगा, और t की पावर कितना आएगा, -2y। तो अब कुछ मत करना, बस केवल कंपेयर कर दो पावर को, क्योंकि दोनों तरफ का डायमेंशन सेम होगा अगर फार्मूला करेक्ट है तो, और हम तो डेराइव कर रहे हैं तो फार्मूला करेक्ट ही होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे भैया, m का m के साथ पावर कंपेयर करो तो x बराबर कितना आएगा, 1। यहाँ 1 है ना, कुछ नहीं है तो क्या होगा, m की पावर 1, यहाँ m की पावर कितना, x, तो x बराबर कितना आ गया, 1। और y बराबर कितना आएगा, l का कंपेयर करो तो y बराबर कितना, y बराबर भी कितना आ जाएगा, 1। कोई सोचेगा t को भी कंपेयर कर लेते हैं, अरे कुछ नहीं, t को कंपेयर करोगे तब भी y की वैल्यू आएगी ना, तो ऑलरेडी जब आ गई है तो क्यों कंपेयर करें, चलो फिर भी कर लेते हैं। -2y इज इक्वल टू कितना, -2y इज इक्वल टू -2, देखो 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर अगेन कितना आया, 1, ठीक है। तो ये अपने पास आंसर है। इसका मतलब कि x और y की वैल्यू आई है, तो जो फार्मूला होगा फोर्स का वो ये होगा, F इज इक्वल टू के m की पावर 1, a की जगह पे कहाँ गया यहाँ पे, ठीक है। m की जगह पे एक आएगा और a की जगह पे भी कितना आएगा, एक ही आएगा, तो इसलिए फार्मूला क्या होगा, के m a, और यहाँ पे k बराबर कितना, 1 ले लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता पाता है कौन, डायमेंशन। तो इस तरीके से डायमेंशन की हेल्प से हमने क्या किया, हमने फोर्स का फार्मूला निकाल लिया कि F बराबर क्या होगा, ma होता है। अगर k को छोड़ दें तब, इसकी वैल्यू को छोड़ दें तब, आराम से हमने फार्मूला डेराइव कर लिया। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है इस वीडियो को करते हैं खत्म, है ना, एंड। देखिए चलिए देखिए दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्या है, मतलब इस कंसेप्ट का दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। जैसे कि आपको फार्मूला दे रखा है काइनेटिक एनर्जी, मतलब फार्मूला दिया नहीं, निकालना है काइनेटिक एनर्जी, डेराइव द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डेराइव द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, if it depends on mass and velocity, अगर जो काइनेटिक एनर्जी है वो मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी अगर मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा वो डिराइव करके बताओ विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। तो हाउ वी डिराइव इट, देखिएगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं, हाँ देखो काइनेटिक एनर्जी किस किस चीज पर डिपेंड कर रही है, तो के जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो दो चीज पर डिपेंड कर रही है, एक तो मास पे, है ना, और एक जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है किस पर, एक वेलोसिटी पे। तो मास पे कैसे डिपेंड करती है, इस तरीके से m की पावर a, और वेलोसिटी पे किस तरीके से डिपेंड करती है, तो v की पावर v। हमें नहीं पता कि ये जो v है वेलोसिटी है वो स्क्वायर में होगा, है ना, कि पावर 3 होगा, कि पावर 2 होगा, कि -2 होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा, हमें नहीं पता। तो हमने क्या बोला, v की पावर b कर लो, m की पावर a कर लो। अब क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की पावर a एंड v की पावर वेलोसिटी की पावर b। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, बराबर का सिंबल आएगा, इक्वल का सिंबल आएगा, और यहाँ कांस्टेंट आएगा k, m की पावर a, v की पावर b। अगेन k का यहाँ पे जो वैल्यू है वो डायमेंशन नहीं दे पाएगा, इसलिए केवल हम इसको लेके चलेंगे। फिर से देखिए, अब a और b की वैल्यू मिल जाए तो काम बन जाए, है ना, कि यहाँ पे a और b की वैल्यू क्या आएगी, कैसे निकालेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन को किया था वैसे इसको भी करेंगे। कैसे, देखिए,
तो जो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन होता है वो होता है mL2T-2। डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी कोई सा भी हो उसका डायमेंशन क्या होगा, mL2T-2। जो वर्क का होता है, जो टॉर्क का होता है, वही इसका भी होता है, ठीक है। तो mL2T-2 इज इक्वल टू क्या चीज, मास का क्या चीज, m पावर कितना a, और m का मास, यहाँ मास का क्या होगा, m होगा डायमेंशन, और वेलोसिटी का कितना होगा, LT-1 होगा, और पावर में कितना आएगा, b, पावर में b। a b वेरिएबल है, इसकी वैल्यू निकालनी है, कंपेयर करने से है ना, पावर कंपेयर करने से आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो mL2T-2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा m पार a, ये छूट गया, ठीक है, m पार a, और l पावर कितना b, और t पार कितना माइनस b, t पार माइनस b, कुछ मत करो, कंपेयर कर दो। तो a बराबर कितना आएगा 1, और यहाँ पे b बराबर कितना आएगा, b बराबर आएगा यहाँ पे, b बराबर देखिएगा b बराबर 2 आएगा, देखो यहाँ l की पावर b है, यहाँ पे l की पावर 2 है, तो कितना आ जाएगा l की पावर, सॉरी कितना आ जाएगा b बराबर 2। अगर t से भी करते तब भी वही आता, माइनस b बराबर -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता, b बराबर कितना आता 2। तो इस तरीके से a बराबर कितना आया 1, और b बराबर कितना आया 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा वो k इंटू क्या बनेगा, m की पावर 1 है, तो ये तो m ऐसे ही रहेगा, और वेलोसिटी में क्या हो जाएगा यहाँ पे v की पावर 2। तो बताओ जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है वो ये होता है क्या, k बराबर हाफ mv², ठीक। ये अपने पास काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है हाफ mv² होता है, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे भैया, इस तरीके से हम किसी भी फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। देखो दिक्कत क्या है यहाँ पे, दिक्कत ये है कि यहाँ कांस्टेंट क्या आया, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू डायमेंशन से नहीं मिलती है, इस कांस्टेंट की वैल्यू से डायमेंशन, सॉरी इस डायमेंशन से कांस्टेंट की वैल्यू नहीं मिलती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आया है उसका वैल्यू हम डायमेंशन की हेल्प से नहीं निकाल सकते। किसी भी अगर फार्मूले के अंदर कोई सा क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, तो उस कांस्टेंट का फार्मूला, उस कांस्टेंट की वैल्यू हम डायमेंशन की हेल्प से नहीं निकाल पाते, ये लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन है, ठीक है। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं तक एंड, ठीक है। अगले वीडियो के अंदर हम थोड़ा जो है इस पे बेस्ड जो है, इन सब पे बेस्ड बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक। और साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे कि जो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन है वो क्या है, ठीक। डायमेंशन क्या क्या नहीं कर पाएगा वो पढ़ेंगे, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जेईई मेंस में कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, ठीक है। नीट में भी कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो हमारा क्या होगा, अगला टॉपिक होगा। और इस तरीके से ये डायमेंशनल एनालिसिस वाला चैप्टर होता है खत्म, जितना भी कंसेप्ट था वो खत्म हो गया, केवल एक चीज छोड़ करके, क्या चीज, कि जो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन है वो छोड़ करके। तो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन और इसके न्यूमेरिकल, बेस्ड न्यूमेरिकल, मतलब बढ़िया न्यूमेरिकल, ठीक, और वो जो है हम जो है अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।